Good evening everybody. Myself अकबर कमाल और मैं आपको फ़िज़िक्स यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा और आगे फिर जो है ये मतलब पूरे साल पढ़ाना है या टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हमें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि है ना, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो है आपको बेहतर से बेहतर जो है इनपुट मिले सब्जेक्ट में, और आप इसको लेके जो है जो फाउंडेशन प्रोग्राम की जो हमारा पर्पज़ होता है कि हम 9th में रहते हुए है ना एकेडमिक को कवर करें और साथ में कंपटीशन का एक फ़ील हमको आए कि आने वाले टाइम में आपको जो कंपटीशन देने हैं NTSC है या जो है आगे 11th एंट्रेंस है और आगे और बढ़ेंगे तो बहुत एग्ज़ाम सारे आपके नीट है, IIT है ठीक है ना। तो जो एक कंपटीशन की जो एक फीलिंग होती है, कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मिलना चाहिए और आपका साथ में एकेडमिक भी कवर होना चाहिए। तो अप्रोच हमारी इस तरीके से होती है, हमारे मॉड्यूल भी उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको सर पढ़ा रहे थे और उन्होंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। उसमें आपका मोशन वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसी तरीके से लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी बीच बीच में। तो अभी चूँकि एक थारोली मैं उसको देख नहीं पाया हूँ कि सर ने क्या क्या कराया होगा, तो आपसे मैं अगली क्लास जो होगी लाइव क्लास, उसमें आप अपने नोट्स ज़रा लेके बैठना, तो मैं आपसे मतलब कंफर्म कर लूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं ताकि आगे कहीं मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसे यूज़ कर लूँ, और अगर बाय चांस नहीं बताई गई हैं वहाँ पे तो मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा ताकि जो हमारा टॉपिक है वो इंटर रिलेटेड है। और तो अगर हम एक चीज़ नहीं जानते होंगे तो आगे हमें दिक्कत आ सकती है। फिर भी ये एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन, और इसमें जो पीछे जो भी बातें बताई गई होंगी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा चीज़ों का, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे, अभी शुरू में तो नहीं, शुरू में बहुत बेसिक थ्योरीज होंगी तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे हम अप्लीकेशंस करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो सर्कुलर मोशन के बारे में आप कितना जानते हैं, आप इसको रिवाइज़ करिएगा। और उसके बाद जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे और मैं इसको समझाऊंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप चेक करिए कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया गया होगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बताया गया है तो बहुत अच्छी बात है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ एडिशनल है, इसकी ज़रूरत इस चैप्टर में पढ़ सकती है और नहीं भी पड़ेगी तो ये इससे रिलेटेड है। तो जहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल समझाते हैं वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझा देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने पहले से क्या पढ़ा है या हमने जो पढ़ा हुआ उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर, और पहला दिन होगा। जो भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं तो पहले थ्योरीज होती हैं, कुछ लॉज भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स उसके बाद फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ पुट द हेडिंग। नोट्स आपके पास पहले से रहेंगे, आपको नोट्स मैं पहले से दे दूँगा, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए, रजिस्टर पे नोट कर लीजिए। फिर जब आप लेक्चर सुनेंगे तो क्या होगा कि उसी पे आप अगर कोई नई बात आपको लगती है मैं बता रहा हूँ तो वहीं पे नोट कर लेंगे। तो पहले एक मैंने डिटेल में आपको नोट्स दे दिए हैं, तो उसको आप रजिस्टर पे नोट कर लीजिए। उसमें एक रजिस्टर के एक साइड में नोट कर लीजिए, दूसरा साइड आप खाली छोड़ दीजिए, ताकि जो भी एडिशनल बातें मैं बताऊं तो आप उससे कोरिलेट करके दूसरे वाले पेज पे लिख दें, ताकि वो दोनों मिला के आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाए। अपनी तरफ से मैं इसमें मैक्सिमम चीज़ें दूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो मैंने नहीं नोट किया, मैं वर्बली बोलूँगा, तो आप उसे नोट कर सकते हैं और आपके जो नोट्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा पर्पज़ है कि दोनों चीज़ें कवर होंगी और दोनों चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो प्लीज़ सी, ये आगे बढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है सब्जेक्ट में, है ना।
तो वो मालूम होना चाहिए हमें, तो इसलिए मैंने आपको 2 मिनट के अंदर इन चीज़ों को ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड एंड वी स्टार्ट विद द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये है ना, हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, हम उनका सभी को मेंशन करेंगे। हमारे इंडियन साइंटिस्ट, हमारे जो आर्यभट्ट हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बात की है। ठीक है, और केपलर्स लॉज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन है। न्यूटन साहब का सबसे बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक लॉ के फॉर्म में दिया, लेकिन उन्होंने केपलर के जो लॉज थे उनसे भी हेल्प लिया है। तो अभी हम लोग हिस्टोरिकल कहानी में जाने के बजाय पहले सब्जेक्ट को सिंपल वे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सी, यहाँ पे हम 2 वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन तो चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद दोबारा हम ग्रेविटेशन वर्ड को डिफ़ाइन करेंगे और उसके साथ हम दूसरा वर्ड डिफ़ाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 2 टर्म आ गए, एक आ गया ग्रेविटेशन और दूसरा आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको लगता है दोनों एक जैसे ही हैं, देखने में देखा जाए तो एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जो डेफिनेशन लेवल पे जो डिफरेंस है ना, वो हम यहाँ पे समझा देंगे। तो मोरलेस हम दोनों को इक्वलेंटली यूज़ कर लेंगे। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ही इशारा करता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको डेफिनेशन में दिखाई देगा और आप उसको समझ लीजिएगा। तो ग्रेविटेशन को डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। एवरी बॉडी, दुनिया की हर एक बॉडी, एवरी बॉडी का मतलब दुनिया की हर एक बॉडी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी को, दुनिया में कोई भी 2 बॉडीज ले लीजिए, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। यहाँ पे ये वर्ड मास मिस हो गया, है ना, ऐसा हो सकता है। बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, क्योंकि उन दोनों बॉडीज़ के पास मास है, इसलिए वो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। चूँकि उन दोनों बॉडीज़ के पास मास है ना, जैसे अगर 2 बॉडीज़ के पास चार्ज है और वो अट्रैक्ट करें तो वो ग्रेविटेशन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, है ना, वो चार्ज की प्रॉपर्टी होगी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी या फिनोमेना, इसको प्रॉपर्टी कहिए या एक फिनोमेना कहिए, एक प्रोसेस कहिए, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो है वो फोर्स का नाम नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने की प्रॉपर्टी है। यस, एवरी ऑब्जेक्ट, बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट, इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। दोनों के पास मास है, मास एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है, जिसके अंदर मैटर हो ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, तो उसके पास मास होगा। दिस प्रॉपर्टी और फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम फोर्स को डिफाइन करें। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन एक फोर्स वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 बॉडीज, वही वाली बात, ऑब्जेक्ट्स, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स, मैं देखो अभी लिखा हुआ एक चीज़ और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 19-20 का थोड़ा डिफरेंस होगा। आपको सेकंड वाला भी लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट वाला काफ़ी है समझने के लिए। हम उसको एक तरीके से, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, the force acting between any 2 body of the universe by virtue of their mass is called gravitational force। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो और कई सारे साइंटिस्ट का है, लेकिन उसको बाकायदा एक लॉ के फॉर्म में प्रेजेंट किया तो न्यूटन साहब ने किया। इसलिए हम लोग चूँकि प्रॉपर वे में चलेंगे तो हम लोग बाकी लोगों का नाम लेंगे मेंशन करने के लिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर लॉ की बात की जाएगी तो न्यूटन साहब का नाम लिया जाएगा। तो न्यूटन साहब ने इस चीज़ को जो ऑब्जर्व किया, एकेडमिक्स में आपको मिलता है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूटन ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, है ना भाई, चाहे एप्पल हो चाहे कोई भी फ्रूट हो, अगर वो टूट के गिरेगा तो नीचे गिरे, हम जानते हैं। लेकिन न्यूटन साहब ने उसके पीछे लॉ को समझने की कोशिश की कि भाई क्यों नीचे गिरा,
ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये साइंटिस्ट का एटीट्यूड होता है कि कोई फिनोमेना हो रहा है तो उसको वो ऑब्ज़र्व करे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे वो लॉ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लॉ है और ऐसे ही होगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। चीज़ें जो भी होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं होती, कोई ना कोई उनके पीछे लॉज होते हैं, उनको हम लॉज ऑफ फिज़िक्स बोलते हैं या लॉज ऑफ नेचर भी बोलते हैं। वो नेचर के लॉज हैं, वो रैंडम नहीं है। न्यूटन ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री एंड रियलाइज्ड दैट अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी कि हर चीज़ जो हम अर्थ के आसपास अगर छोड़ें तो वो अर्थ की तरफ जाती है। इसका मतलब कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो फिर न्यूटन साहब ने इसको और जनरलाइज किया कि सिर्फ अर्थ ही नहीं जो दूसरे बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही। तो उन्होंने क्या किया, इसको और जनरलाइज किया। ही जनरलाइज दिस आइडिया, और जनरलाइज किया और बताया कि इट इज़ नॉट ओनली द अर्थ बट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये होगी बात, और इसी को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि सन जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। जैसे हम बोलते हैं अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन। देखो इसीलिए मैंने बताया सर्कुलर मोशन का इसमें यूज़ होगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसमें रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो वहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन का थोड़ा आइडिया होगा। लेकिन अभी हम इसको अवॉइड कर ले रहेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ बता रहे हैं फोर्स है ना, क्यों सर्किल में घूम रहा है, वो कहानी हम स्किप कर देंगे, सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। द अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द अर्थ, द अट्रैक्शन बिटवीन है ना मून एंड द अर्थ, और मे बी यहाँ पे मैं बैठा हूँ टेबल और चेयर के बीच में अट्रैक्शन है, दो लोग खड़े हैं, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर सकता है, ठीक है। वो बहुत स्मॉल होगा, अर्थ जो फोर्स लगा रही है, चूँकि अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है तो वो जो फोर्स लगाएगी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, तुमको दिखता है कि वो पार्टिकल अर्थ की तरफ भागा चला जा रहा है। लेकिन अगर दो लोग बैठे हैं, दो बॉडीज़ यहाँ पे रखी, तो टेबल और चेयर के बीच में जो फोर्स होगा वो इतना स्मॉल होगा कि ये एक दूसरे की तरफ जो है मूव नहीं कर पाएंगे। समझ गए बात को। लेकिन फोर्स काम करेगा, यूनिवर्सल, उसके लिए उन्होंने लॉ बना दिया। द अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द अर्थ, बिटवीन द टेबल एंड द चेयर इन द रूम, या कोई भी दुनिया की दो बॉडीज़ ले लो, ये सारे अट्रैक्शन को जो है वो ग्रेविटेशन हम कहेंगे। अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन कहेंगे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक वर्ड हो गया आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक वर्ड हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर यहाँ पे ग्रेविटी प्रॉपर्टी होगी और फोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क है, लिखा होगा डेफिनेशन, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज़ अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। समझ गए। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब हम बोलेंगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। समझ गए। ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ग्रेविटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। लेकिन ग्रेविटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चलो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाद में डिफाइन कर लो। ग्रेविटी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, अर्थ या अर्थ लाइक बॉडीज अट्रैक्ट अदर स्मॉलर बॉडीज, अर्थ या अर्थ लाइक बॉडीज अट्रैक्ट अदर स्मॉलर बॉडीज टुवर्ड्स देयर सेंटर। तो इस फेनामेना को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। समझ गए। और ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, अर्थ या अर्थ लाइक बॉडीज़ जो दूसरी छोटी मोटी बॉडीज़ पे फोर्स लगाएंगी, हम उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल नाम आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे एक बॉडी अर्थ जैसी बॉडी है, यानी बहुत बड़ी बॉडी है, और दूसरी बॉडी बहुत छोटी है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरल है, वो सभी के लिए यूज़ कर सकते हो, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो स्पेशल है, जहाँ पे अर्थ या अर्थ लाइक बॉडीज़ दूसरी बॉडीज़ पे फोर्स लगाएंगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth, है ना, अर्थ या अर्थ लाइक बॉडीज, है ना, ऐसा नहीं, अर्थ आर अर्थ लाइक बॉडीज on the other bodies. The force of attraction exerted by earth on the other bodies is called force of gravity.
बाद में हम इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एक और नाम से भी जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। वेट है ना, बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट को भी हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम वेट कहेंगे। वेट भी एक तरीके का फोर्स होगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग सीधे चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जाहिर सी बात है कि ये न्यूटन साहब ने ये लॉ जो है दिया है हमें, और उनके नाम पे ही इस लॉ का नाम है। और देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन आप फॉलो करेंगे पहले आपको। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी, यानी एवरी ऑब्जेक्ट, बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स, है ना, पहले बता दिया कि भाई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रहा है विथ ए फोर्स। अब मेन लॉ रहा है विथ ए फोर्स, फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, विच इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दो बॉडीज़ हैं, उनके मास हैं, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरा पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये वर्ड तो मालूम होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इन्वर्सली का मतलब तो 1/, में लिखा जाएगा, और डायरेक्ट मतलब सामने लिखा जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन देयर सेंटर्स, बॉडीज़ के सेंटर लिए जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कशन का पॉइंट है कि बॉडीज़ के सेंटर लेने का लॉजिक क्या है। मैं आपको बताता हूँ यहीं पे। बेसिकली ये जो ओरिजिनल लॉ है, अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो हमें बताया जाएगा कि ये जो ओरिजिनल लॉ है वो दो पार्टिकल के लिए डिफाइन किया जाएगा। इसका मास m1 है, इसका मास m2। जब दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल का साइज़ नेग्लिजिबल होता है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन अगर बॉडीज़ आप लेते हो जो थोड़ी सी बड़ी हैं देखने में, तो अगर ये स्फेरिकल बॉडीज़ हैं और किसी शेप की नहीं, अगर ये स्फेरिकल बॉडीज़ हैं तो इन दोनों के बीच का फोर्स डिफाइन करने के लिए आप डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करोगे, बॉडी से मेज़र करोगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ सामने सामने नहीं करना है, सेंटर टू सेंटर करना है। लेकिन इस बॉडी का, यानी एक तरीके से आप इस बॉडी का सारा मास कहाँ मान ले रहे हो, इसके सेंटर पे। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इसलिए अगर बॉडीज़ स्फेरिकल हैं और बड़ी साइज़ के हैं तो आप उसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करोगे और मानोगे कि उसका सारा मास उसके सेंटर पे। इसीलिए डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मेज़र करने की बात की गई है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। आप डायरेक्टली बोल दो बिटवीन द टू बॉडीज़, है ना, सेंटर से लेंगे वो हम अंडरस्टूड सी बात है। ये दोनों पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो हो गए, ये हो गए उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में। और ये तीसरा पॉइंट जो मैंने मार्क किया है, फोर्स में डायरेक्शन होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो ये उसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। आपको एकेडमिक लेवल पे इसको मेंशन कर देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट दो तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, मास आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है। The force acts along the line joining the centers of the two bodies। फिर वही बात है, सेंटर लेके चल रहे हैं क्योंकि हम बॉडीज़ को स्फेरिकल बॉडी मान लें, थोड़ी बड़ी बॉडी मान लें, और उनका सारा मास उसके सेंटर पे माना जाएगा। उनको एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। The force acts along the line joining the two bodies, joining the centers of the two bodies। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज़ हैं, मासेज और m1 m2 की। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज़, इनके नाम A और B कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ मासेज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, मासेज m1 m2 ले लो, स्फेरिकल बॉडीज ले लेना, ठीक है, भले थोड़ा बड़े अब दिखला रहे हैं लेकिन उनका डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी सेंटर टू सेंटर। इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमने डिफाइन किया है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा इनके बीच में, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज बाय द लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस। और
एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और आप इन दोनों को मिला दीजिए, न्यूमेरिकली यही दोनों हैं, डायरेक्शन हम अलग से बताएंगे। तो ये बन जाएगा दोनों को मिला के एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और ये लॉ का एक तरीका होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और वहाँ पे एक इक्वलिटी साइन आता है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। खाली कांस्टेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा और हमारा जो फोर्स का फार्मूला है वो बन के आ जाएगा Gm1 m2/r²। यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ये उसका मैग्नीट्यूड है। और ये फोर्स, हाँ ये फोर्स दोनों बॉडीज़ पे काम करेगा, ये फोर्स दोनों बॉडीज़ पे काम करेगा। और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। मालूम है न्यूटन का थर्ड लॉ? हाँ, जितना फोर्स एक बॉडी लगा रही है, जैसे देखो अट्रैक्शन का है, तो ये जो फोर्स है बेसिकली किस पे लग रहा है? ये लग रहा है 2 पे और ये फोर्स लग रहा है 1 पे। और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। इसी को बोलते हैं F1 विल बी एक्चुअली इक्वल टू -F2। वेक्टर का आइडिया होगा आपको ना? तो इसका मतलब हो गया कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये डायरेक्शन की बात। और देखो ये फोर्स किधर काम कर रहा है? ये फोर्स काम कर रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। हाँ, ये फोर्स इधर नहीं काम करेगा बाय द लॉ, है ना? वो डिफाइन है कि इट विल एक्ट अलोंग द लाइन, इधर काम नहीं करेगा। ठीक, ये फार्मूला आपका हो गया फोर्स का। आप इस फार्मूले को यूज़ करके दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स निकाल सकते हो। मासेस पता होना चाहिए m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस। और सबसे बड़ी चीज़ है कैपिटल G एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई है। हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है कैवेंडिश। इन्होंने इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है। ये न्यूटन साहब के बहुत बाद में इन्होंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है ना? तो कोई भी लॉ डेवलप होता है तो उसमें एक साइंटिस्ट के बाद दूसरे साइंटिस्ट और तीसरे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है ना? आपके लिए भी ऑप्शन ओपन है कि आप कोई बात उसमें बता दीजिए, हैं? ठीक है। वेयर G इज़ ए कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। भाई इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, आगे मैं इसके बारे में 2 पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G वाज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द साइंटिस्ट कैवेंडिश, है ना? ये आपको मेंशन कर देना है। और इसकी वैल्यू आ गई 6.67 × 10⁻11। इसकी यूनिट चेक करो। इसकी यूनिट कैसे चेक करेंगे? तो ये फार्मूला आपका है F बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। तो यहाँ से G बराबर हो जाएगा F × r²। चेक करो, ये हो गया ना? कैपिटल G की यूनिट बनाना नहीं है तो पहले G बराबर लिख लो F × r², F × r² m1 m2 m2। तो बताओ भाई यूनिट ऑफ कैपिटल G क्या आएगी? F की यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन, r² डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर और m1 m2 किलोग्राम इनकी यूनिट है, किलोग्राम का स्क्वायर, है ना? देखो कोई चीज़ लिखने में रह जाती है तो इसीलिए लेक्चर में आपको ध्यान सुनना होगा। डायमेंशनल फार्मूला, मैं जानना चाहूँगा कि आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाया गया कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। मुझे बाद में ये ध्यान आया कि डायमेंशनल फार्मूला भी, है ना, कंपटीशन लेवल पे पूछा जा सकता है। तो आप इसको चेक करिए कि आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाया गया, तो आप इसको लिख के मुझे अगली क्लास में बताइएगा, और नहीं तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अब इस कैपिटल G को हम लोग यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? तो इट इज़ यूनिवर्सल इन, है ना, कई सेंस में यूनिवर्सल है। तो एक तो जो पहला सेंस है वो ये है कि जो कैपिटल G है उसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। पहला पॉइंट है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। यानी ये दो पार्टिकल जो m1 m2 के हैं वो हवा में रखे गए हैं या पानी में डुबो के रखे गए हैं, फोर्स यही काम करेगा इनके बीच का। कैपिटल G की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने, वेदर द टू बॉडीज आर केप्ट इन एयर आर मे बी इमर्ज इन सम लिक्विड वाटर, कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये उसका यूनिवर्सल। और ये कैपिटल G यहाँ पे हमारे रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में है, दो गैलेक्सीज़ के बीच में चले जाओ, वहाँ पे वैक्यूम है, कहीं भी चले जाओ,
दो बॉडीज़ के बीच में, और कैपिटल जी की वैल्यू वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और दूसरा ये कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ भी वेरी नहीं करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ वेरी कर जाती हैं, है ना, तो ये टाइम के साथ भी वेरी नहीं करेगी। इट विल बी वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज़ इनवेरिएबल विथ टाइम आल्सो। तो इट इज़ यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल का मतलब परमानेंट कोई चीज़ होती है उसको यूनिवर्सल कहा जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन किया। इसके बारे में और भी क्या खास बात हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, या हमसे पूछी जा सकती हैं, तो प्लीज़ पुट द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खास बातें, इससे रिलेटेड खास बातें, तो वो भी बताते हैं। यहाँ पे नोट है, आप इसको देखिए। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या खास बातें हैं। तो कुछ बातें तो ऑलरेडी आ ही चुकी होंगी और हम उसको दोबारा से, है ना, आपसे पूछा जाए राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप 4-5 पॉइंट लिख दोगे पॉइंट वाइज, तो चीज़ें आप, है ना, आपको एकेडमिक लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पे भी बड़ी अच्छी क्लैरिटी रहेगी। पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज डजंट रिक्वायर कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम फोर्सेस को दो टाइप का डिवाइड करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या वो फोर्सेस तभी काम करेंगे जब दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में हो, या कुछ ऐसे भी फोर्सेस होते हैं दो बॉडीज़ के बीच में काम करेंगे जब वो कांटेक्ट में नहीं है तब भी वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। तो अगर आपको जहाँ पे फोर्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फोर्सेस, ये चीज़ें हैं जो हमें जानना होगा कि आपको बातें जो हैं थ्योरी के फॉर्म में बताई गई हैं। तो इसलिए आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो एक बार मेरे सामने जब आ जाएगा तो उससे क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि मैं आपको कोई बात बोलूं और पता चला कि वो आपको नहीं बताया गया तो फिर उससे क्या होगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ ब्रिंग योर नोट्स इन द लाइव क्लास, और मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा मैक्सिमम चीज़ें आपसे पूछ लूँ कि भाई सब चीज़ें आपको बताएंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी होंगी जो मैं आपको फिज़िकली यहाँ पे रजिस्टर में आपका देख नहीं सकता, है ना, तो इसलिए उसका कुछ ना कुछ वे आउट निकालेंगे। लेकिन कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें इंटर रिलेटेड होती हैं, फिज़िक्स के साथ ये दिक्कत है या आसानी है, इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आपने वहाँ पे नहीं उसको समझा है, बोला है, पढ़ा है, तो फिर मैं बोलूँगा तो वो आगे दिक्कत आ जाएगी। ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम भी है और वो एक हमारे लिए अच्छाई भी है कि हमें सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है तो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये तभी पैदा होंगे जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में हो। लेकिन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, है ना, या मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ऐसे फोर्सेस होते हैं जो फील्ड फोर्सेस कह जाते हैं। वो दो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं फील्ड के ज़रिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी में आएगा भाई, कांटेक्ट फोर्स में आएगा या फील्ड फोर्स में आएगा? तो डेफिनेटली ये फील्ड फोर्स में आएगा, कांटेक्ट फोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि बगैर कांटेक्ट दो बॉडीज बहुत दूर दूर हैं, अर्थ और मून बहुत दूर हैं, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं और वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्स। अगला पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वेरीज यूनिवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, वो हमने बताई है। ऐसे फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो डिस्टेंस के, है ना, इनवर्स स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग इनवर्स स्क्वायर फोर्स कहते हैं। आपने अगर नाम सुना हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या आप पढ़ेंगे 10th में, वहाँ पे भी इसी के सिमिलर होता है ना, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर), वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। मैग्नेटिज्म में जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स में जाएंगे, वहाँ भी कुछ इस तरीके का फोर्स आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर फोर्स है ये, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डिफाइंड बाय न्यूटन्स लॉ, ये बेसिकली एक एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में है, यानी ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। तो ये अट्रैक्शन का केस है, ये फोर्स काम कर रहा है F1 पे और ये फोर्स काम कर रहा है M1 पे, जिसका मैंने F1 कह दिया, और ये फोर्स काम कर रहा है M2 पे, जिसको मैंने F2 कह दिया। ये दोनों फोर्सेज
इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हैं डायरेक्शन में, इसको ऐसे लिखा जाता है F1 वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दोनों बराबर होंगे, तो इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है नेचर में। अगर आपको आइडिया हो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस निगेटिव हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज निगेटिव हो तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक, और भी होंगी, बातचीत में आएंगी, या हमारे लेवल पे जितना रिक्वायर्ड है मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से और हमको क्या फ़ायदा हो गया भाई, हम चीज़ों को पहले भी जानते थे, हमारे साइंटिस्ट ने चीज़ों के बारे में, ख़ास उससे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो है सन जो है मून पे फोर्स लगा रहा, सॉरी सन जो है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, या सभी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये सब बातें और लोगों ने बताई, केपलर साहब ने बाकायदा लॉज बताए, लेकिन उनका थ्योरेटिकल थ्योरी नहीं डेवलप किया उन्होंने। और न्यूटन साहब ने बाकायदा, चूँकि न्यूटन साहब फिज़िक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स पे भी कमांड रखते थे, तो उन्होंने वो लॉ डेवलप करने में उनको बड़ी आसानी हुई और उनको बाकायदा उन्होंने प्रूफ भी किया। तो न्यूटन साहब ने अपने लॉ को प्रूफ किया केपलर साहब के लॉ की हेल्प से। तो केपलर साहब थ्योरी नहीं दे पाए थे, या और जो आर्यभट्ट साहब का हम नाम लेते हैं तो उन्होंने कोई लॉ या थ्योरी नहीं दे पाए, इसीलिए उनका नाम उस तरीके से नहीं ले पाते हम लोग, जैसा कि हम लोग न्यूटन साहब कर लेते हैं। तो चीज़ें हमको पहले से भी पता होंगी, लेकिन जब हमारे पास एक लॉ आ गया तो हमें बात कहने में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा और हम हर बात को उस लॉ से समझा सकते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स या एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना। पहले भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया होगा लोगों ने, लेकिन सक्सेसफुली लॉ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम कर पा रहे हैं जब ये हमारे पास ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। What are those phenomena? The force that binds us on the earth, है ना। हम सभी लोग ज़मीन पे खड़े रहते हैं, भाई ज़मीन पे खड़े हैं तो उड़ क्यों नहीं जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े में हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा ज़मीन से पैर चिपका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अर्थ हमें क्या कर रही है, फोर्स लगा के एक तरीके से पकड़ा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। जैसे मैग्नेट जो है किसी आयरन सरफेस पे चिपक जाता है, वैसे हम चिपके हुए हैं, क्योंकि वो उसको फोर्स लगा के खींच रहा है। आप देख सकते हैं ना, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, है ना, मून जो घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो बगैर फोर्स के कैसे घूमेगा, क्योंकि यही सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए भी फोर्स चाहिए होती है। ये आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। या प्लैनेट्स का मोशन है, उसको केपलर साहब ने कहा, लेकिन हम उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और एक वर्ड और आ गया, जो टाइड्स होते हैं ओशन के अंदर, वो भी मून और सन के, है ना, फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है लिक्विड बॉडी पे, उसकी वजह से वो टाइड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इन सब फिनोमेना को हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सके जब हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपकी बातें हो गई थ्योरी की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पैरामीटर है जो एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जानना है, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्टरी। तो इसको आपको समझने में दिक्कत आए तो इसको हमें कोई वो नहीं बनाना है इशू, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल पर हम जब जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा। दो वर्ड हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं, और इनमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी, थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी तो बेहतर रहेगा। एक वर्ड है सेंटर ऑफ मास और दूसरा वर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वर्ड कहाँ से आ रहा भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ मास आपके लिए नया टर्म हो सकता है, तो देखिए ध्यान से, कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो हमें क्या करना होता है कि इस बहुत बड़ी बॉडी को सपोज कर लो रिप्लेस कर देना है एक पार्टिकल से। अभी मैंने बताया ना, स्फीयर है तो उसका सारा मास उसके सेंटर मान सकता हूँ, तो इसी तरीके से कोई बॉडी है तो हमें उसको रिप्लेस कर देना है एक पार्टिकल से। तो वो पार्टिकल मैं कहाँ रखूँ, तो उस पार्टिकल को मैं रखूँगा वहाँ जो है उसका सेंटर ऑफ मास। चलिए, ये तो मेरे बोलने का तरीका हो गया। अब जो एकेडमिक लेवल पे डेफिनेशन है वो आप एक बार देख लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी आर सिस्टम, बॉडी आर सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है बहुत बड़ी बॉडी है, कई सारे बॉडीज मिलकर एक सिस्टम बन रहे हैं।
सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी आर सिस्टम इज़ ए पॉइंट। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है दैट, ये प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन है, मैंने बताया सिंपल डेफिनेशन कि उसका सारा मास एक पार्टिकल के फॉर्म में मान लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी आर सिस्टम इज़ ए पॉइंट दैट मूव्स, वो पॉइंट मूव करेगा एज थ्रो, इस तरीके से मूव करेगा कि ऑल द मास वेयर कंसंट्रेटेड देयर, यानी हम बॉडी पे फोर्स लगाएं तो बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि बॉडी का सारा मास यहीं आ गया है और ये सारे फोर्सेस बॉडी पे यहाँ वहाँ लगने के बजाय उसी पॉइंट पे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी ज़्यादा अहमियत होती तो मैं डिटेल में समझाता, इसलिए जस्ट खाली मेंशन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। Center of mass of a body or system is a point that moves as through all the mass were concentrated there and all the external forces were applied there। यानी सीधे सीधे अगर बोला जाए तो एक बिगर बॉडी को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना, एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है बस। फॉर यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज कैसी होती हैं भाई? एक प्रॉपर स्फीयर, एक यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी है में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जो कोई भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी ले लो, रिंग ले लो, डिस्क ले लो, कोई भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी, एक स्क्वायर ले लो, ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका सारा मास जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एक पूरा चैप्टर होता है नेक्स्ट लेवल पर। अभी सिर्फ नाम आपको जानने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वर्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आज हमारा पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हो गया, और हम लोग अगली क्लास में लाइव में आपके ओपिनियन देखेंगे, किस तरीके की आपकी और रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों में और इनपुट की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें एक प्रॉपर वे में हो जाएं, फिर हम उसको थोड़ा तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। तो प्लीज़ रिवाइज़, कोई डाउट आता है तो बताइए, हम लोग लाइव क्लास में डाउट भी लेंगे और आगे जो भी पढ़ाई करनी है वो भी करेंगे। थैंक यू।